एक ऐसे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जिसे बनाते समय मौत का खतरा इंजीनियरों के सर के ऊपर हमेशा मंडरा रहा था। इंजीनियरिंग की दुनिया का वो मास्टरपीस जिसे बनते हुए एक समय पर पूरी दुनिया ने लाइव अपनी आंखों से देखा था। दुनिया का वो ब्रिज जिसके कंस्ट्रक्शन ने आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर कम समय में कैसे इतने हैरत अंगेज ब्रिज को तैयार किया गया होगा। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज आप दुनिया के उस अजूबे को बनता हुआ देखने वाले हैं जिसे बनाने के लिए इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग की सभी हदों को पार कर दिया था। दोस्तों, लगभग 1125 फीट की ऊंचाई पर स्थित है फ्रांस में मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा मिलाऊ वायडक्ट ब्रिज, जिसे इंजीनियरिंग की दुनिया का एक मास्टरपीस भी माना जाता है। इस ब्रिज को 2004 में 394 मिलियन यूरोस की लागत से तैयार किया गया था। अगर इस ब्रिज का कंपैरिजन हम आईफिल टावर से करें तो ये ब्रिज आईफिल टावर से भी लगभग 45 फीट ऊंचा है और ये इतनी ऊंचाई पर मौजूद है कि इसके आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ बादल ही नजर आएंगे। इस ब्रिज का निर्माण फ्रांस की उन पहाड़ियों के बीचों बीच में किया गया है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं आम हैं। और इसीलिए जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था, उन्हें एक समय पर इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि इन पहाड़ियों के बीच में सिर्फ लैंडस्लाइड ही उनके लिए एक समस्या नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी कंपनी के रास्ते पर रोड़ा बन रही थी। विशाल पहाड़ियों के बीचों बीच में मौजूद ये ब्रिज 4 लेन का है, जिसे सक्सेसफुली तैयार कर पाना एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण भरा काम इंजीनियरों के लिए था। लेकिन उन्होंने अपनी सारी इंजीनियरिंग की हदों को पार करके इस नामुमकिन से काम को मुमकिन करके दुनिया को दिखाया है। इस ब्रिज को बनाने की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि 1980 के समय में फ्रांस से काफी सारे लोग स्पेन की तरफ बतौर टूरिस्ट जाते थे, जिनकी संख्या ज्यादातर हॉलिडे वाले दिनों में काफी ज्यादा होती थी। और इसी वजह से फ्रांस में ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता था। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक फ्रांस की सिटी मिलाऊ में देखने को मिलता था। मिलाऊ सिटी लगभग 1500 फीट पहाड़ की गहराइयों में स्थित है, जहां पर सिर्फ ट्रैफिक की वजह से लगभग 6 घंटे का समय बर्बाद होता था। फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्रांस से सीधा स्पेन तक एक मोटरवे बनाने का सोचा, लेकिन ये मोटरवे मिलाऊ तक आते आते डेड एंड पर रुक जाता था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद थी 1500 फीट ऊंची पहाड़ियां और उनके बीचों बीच में जाती हुई टान नदी। अब इस जगह को पार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज का ही सहारा लिया जा सकता था। यहाँ पर एक ऐसे ब्रिज को बनाना था जिसकी ऊंचाई इन पहाड़ों जितनी हो। ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए फ्रेंच गवर्नमेंट को हर हाल में इस ब्रिज को बनाना ही पड़ा। जब इस ब्रिज को बनाने का काम इंजीनियरिंग टीम द्वारा शुरू किया गया, तब उनके सामने 3 सबसे बड़ी समस्याएं थी। इसमें सबसे पहला था, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स को खड़ा करना था, वो भी पहाड़ों के स्लोप पर। दूसरा था कि इस ब्रिज के ऊपर 4 लेन हाईवे को बनाना था और तीसरा, इस ब्रिज के ऊपर स्टील पायलन्स को खड़ा करना था। और इन स्टील पायलन्स का वजन काफी ज्यादा होता है। टीम को ये सब कुछ जमीन से काफी ऊपर रहकर ही करना था, जो उनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब इस काम को मुमकिन बनाने के लिए हायर किया गया दुनिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट को, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर, जो कि पूरी दुनिया में अपने ब्रिज के डिजाइन से अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर ने काफी सालों का समय लिया और आखिरकार वो एक ऐसे डिजाइन को दुनिया के सामने लेकर आए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने इस ब्रिज के लगभग 7 पिलर्स डिजाइन किए और कहा कि इस ब्रिज के ऊपर सड़क को हम कर्व शेप में रखेंगे, जिसमें नंबर 2 पिलर की हाइट सबसे ज्यादा होगी और बाकी सारे पिलर्स को स्लोप पर बनाया जाएगा। जिस इंजीनियरिंग टीम को यह काम सौंपा गया था, उन्हें सिर्फ 5 सालों का डेडलाइन दिया गया था इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और अगर डेडलाइन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 रखा गया था। अक्टूबर 2001 के समय में इस ब्रिज के काम को शुरू किया जाता है, जिसे आने वाले 120 सालों तक के लिए बनाया जाने वाला था। शुरुआत के समय में सबसे पहले ब्रिज के पिलर्स को खड़ा करना शुरू किया गया, लेकिन तभी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये खबर आई कि इस जमीन के नीचे फ्रैक्चर्ड लैमस्टोन्स मौजूद है और इसकी वजह से पहाड़ी के नीचे मौजूद जमीन के अंदर काफी सारी खाली जगह मौजूद है, जहां पर बनी हुई है केव्स, जिनके अंदर पाया जाता है एक खास किस्म का बैक्टीरिया जिन्हें ब्लू मोल्ड के नाम से जाना जाता है, जिनकी मदद से दुनिया की सबसे मशहूर रॉकफोर्ट चीज बनाई जाती है। इसीलिए इस जमीन के ऊपर ब्रिज के फाउंडेशन को बना पाना अनुकूल नहीं था, क्योंकि इससे वहां पर लैंडस्लाइड आने का खतरा मंडरा सकता था। लेकिन इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं और पिलर्स को खड़ा करने का काम जारी रखा गया। लेकिन तभी आगे वो होता है जिसका डर था।
अचानक यहाँ पर एक लैंडस्लाइड ने दस्तक दी जो कि पहले पिलर की फाउंडेशन को पूरी तरीके से ढक देता है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ब्रिज के 7 पिलर्स को बनाने के लिए लगभग 2 मिलियन टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया और इस काम के लिए साइट के बगल में एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 16,000 टन स्टील बार्स का इस्तेमाल किया जाना था। इंजीनियरिंग टीम के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि पिलर्स का जो साइज था वो यूनिफॉर्म नहीं था, यानी कि नीचे का हिस्सा मोटा था और ऊपर का हिस्सा पतला था। इसीलिए सिर्फ एक बार में 4 मीटर सेक्शन के पिलर को ही तैयार किया जाता था। सबसे पहले तो स्टील से यहाँ पर डाई बनाई जाती थी, फिर इसके अंदर कंक्रीट को डाला जाता था और फिर जब 4 मीटर तक का काम पूरा होता फिर डाई उतारी जाती और फिर बाद में दूसरे शेप की डाई को चढ़ाया जाता था, जिसका वजन तकरीबन 15,000 टन का था। यहाँ पर पिलर की कास्टिंग को जितना टाइम दिया गया था उससे भी ज्यादा 6 महीने का समय लग चुका था। हर एक पिलर की लोकेशन पिन पॉइंट होनी जरूरी थी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस पिलर के ऊपर जो रोड बनाई जाएगी वो सीधी नहीं रहेगी। पिलर के बॉटम में अगर जरा भी सेंटीमीटर का फर्क हुआ तो इसका असर ऊपर बनने वाली रोड पर साफ साफ पड़ेगा। पिलर्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था और आखिरकार नवंबर 2003 आते आते ये 7 के 7 पिलर्स ऊंचाई पर खड़े हो चुके थे और इसमें मौजूद पिलर नंबर 2 दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर बन चुका था, जिसकी ऊंचाई 265 मीटर की थी। पिलर खड़ा करने के बाद अब इसके ऊपर 2.5 किलोमीटर लंबा रोड सेक्शन बनना था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। रोड के सेक्शन को स्टील से बनाने का फैसला किया गया था, जिसके लिए मदद ली गई थी आईफिल स्टील वर्क्स नाम की एक कंपनी की, जो कि इस तरह के कामों को करने के लिए ही जानी जाती थी। इस रोड को बनाने के लिए 2200 स्टील के अलग अलग सेक्शंस बनाए गए, जिनका डिजाइन काफी अलग था, जिनमें से हर एक सेक्शन का वजन लगभग 90 टन था, जिन्हें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया था। जब ये सभी स्टील के सेक्शन तैयार कर लिए गए थे तब इन्हें रोड के सहारे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आया गया। यहाँ पर अब प्लान ये था कि इन रोड के सेक्शंस को स्लाइड करके पिलर्स के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन जिस ऊंचाई पर ये पिलर्स मौजूद थे वहां पर इस काम को अंजाम दे पाना बहुत ही मुश्किल था। और तो और इन सभी पिलर्स के बीच में 342 मीटर का फासला भी था। इंजीनियरिंग टीम में यह फैसला किया गया कि इस ब्रिज के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जो रोड के इस सेक्शन को उठाकर आगे की तरफ पुश करे, जिसकी वजह से बाहर की तरफ से लगने वाला फोर्स डायरेक्ट पिलर के ऊपर नहीं लगेगा। इस काम को अंजाम देने के लिए पिलर्स के दरमियान 170 मीटर के फासले पर टेम्परेरी स्टील के स्ट्रक्चर्स भी खड़े किए गए थे, जिनका काम था रोड के आधे वजन को बर्दाश्त करना। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम बस एक प्रोटोटाइप था और इसी के दम पर इस पूरे कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया जाने वाला था। अब समय आता है 26 फरवरी 2003 का, जब इस सिस्टम की मदद से ब्रिज के ऊपर रोड को खड़ा करना था और जिस सिस्टम को यहाँ पर तैयार किया गया था उसका नाम था हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम। अब धीरे धीरे करके पिलर्स के ऊपर रोड को बिछाने का काम शुरू किया जाने लगा और मई 2004 तक लगभग सभी रोड सेक्शंस को तैयार कर लिया गया था। बस रिवर के बीच वाला सेक्शन बचा हुआ था, जिसे पूरे फ्रांस में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और फ्रांस के प्रेसिडेंट भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। और आखिरकार इस पूरे रोड सेक्शन को एक साथ जोड़ ही दिया गया और दुनिया ने एक ऐसे इंजीनियरिंग मास्टरपीस को तैयार होते हुए देखा जो आने वाले समय में फिर कभी भी देखने को ही शायद ना मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कंस्ट्रक्शन को कैसे अंजाम दिया गया था इसके बारे में बताया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे।